अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSN फर्स्ट अटेम्प्ट। हमने इस्लामियात का सेक्शन डिस्कस कर लिया, उर्दू का सेक्शन डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे अपने इंग्लिश के सेक्शन की तरफ, जो कि 50 मार्क्स का होता है। अगेन 50 मार्क्स का होता है और 50 MCQs पे कॉम्प्राइज करता है। ये स्टार्ट हो रहा है एक कॉम्प्रिहेंशन से, पैसेज से। ये हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर इसी तरह का कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी आपको आ सकता है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जॉन बिलिंगटन। कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स जो हैं वो आप लोगों को मेंशन है। इनको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंशन की इस बहाने कुछ एक्सरसाइज कर लें। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के जस्ट नहीं कर रही, ताकि ये लोग आप लोग खुद पढ़ें और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व करें। लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहेंगे कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर दूँ, तो इंशाल्लाह मैं कर दूँगी। लेकिन फिर हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं कवर करना चाहूँगी, ताकि आप लोगों के लिए CSS इंग्लिश के रिटन जो एग्ज़ाम है प्रेसी एंड कंपोजिशन का, वो भी ईजी हो जाए। हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन से थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ MCQs हैं जो कि ग्रामर रिलेटेड हैं। आपके पास जो फर्स्ट MCQ है, डैश वुमेन दैट वी सॉ टर्न आउट टू बी आवर CEO। द वुमन। अब अगर हम कहें कि अ वुमन, क्योंकि हम एक ख़ास वुमन की बात कर रहे हैं कि जो हमने देखा था, जिन खातून को हमने देखा था, वही हमारी CEO निकली। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक या स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। या अगर आपके सामने है, ठीक है, एक जो है वो औरत है, ठीक है, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी मतलब जो मतलब बिल्कुल आपकी आँखों के सामने है, तो आप तब कह लेते हैं कि दैट वुमन, वो औरत। ठीक है, और एंड तो हम वोवेल्स के साथ लगाते हैं, इसलिए वो भी यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आर्टिकल है वो द है। द वुमन दैट वी सॉ, वो औरत जो हमने देखी थी, वो हमारी CEO निकली। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो पास्ट टेंस की बात हो रही है कि देखी थी, तो इसलिए हमने दैट का वर्ड इसलिए भी हमने यूज़ नहीं किया। When the meeting had finished, they went dash the plan once again. When the meeting had finished, they went dash the plan once again. They went over the plan once again. ये जब मीटिंग फिनिश हो गई तो वो उन्होंने एक दफ़ा फिर से जो है वो अपने प्लान को रिवाइज़ किया। अब यहाँ पे जो है वो प्रपोज़िशन लगी हुई है वेंट के साथ। तो जब आप मतलब किसी भी वर्ब के साथ प्रपोज़िशन लगती है तो प्रपोज़िशनल फ्रेज़ बन जाता है वेंट ओवर, ठीक है? वेंट ओवर का मतलब होता है, वेंट ओवर का मतलब होता है कंसिडर करना, ठीक है? चेक करना। अगर हम बारी-बारी जो है वो इसके साथ ये सारी प्रीपोज़िशंस लगाकर देखें, तो इनके मीनिंग मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सबके मीनिंग्स देखेंगे कि कौन-सा मीनिंग जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा सही जा रहा है। अगर हम वेंट डाउन की बात करें, तो वेंट डाउन का मतलब है कि क्रैश हो जाना, सिंक कर जाना, डूब जाना, तबाह हो जाना। वो तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो इसमें सूट नहीं कर रहा है। वेंट ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू। तो क्योंकि मीटिंग में तो प्लान को डिस्कस किया जाता है ना, ठीक है? तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो दे वेंट ऑन द प्लान वंस अगेन, नहीं, उन्होंने फिर से प्लान को कंटिन्यू किया, नहीं। उन्होंने फिर से प्लान को कंसिडर किया होगा वो। और वेंट अप का मतलब है टू मूव हायर, टू राइज और टू इंक्रीज। तो हमारे पास फिर फाइनल जो अप्रोप्रिएट आंसर इसमें बचता है वो है वेंट ओवर, उन्होंने कंसिडर किया। नेक्स्ट है आपके पास कि वी हैव बीन एबल टू ऑब्टेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू हिज वेयर अबाउट्स। अब यहाँ पे जो है वो अगेन आपके पास एक प्रपोजिशन फ्रेज लगा हुआ है, ठीक है? और अगर हम इसको देखें, अकॉर्डिंग टू का मतलब है उसके मुताबिक, इन विच, जिसमें, दैट ऑफ, मतलब अगर आप इंसानों को सब्स्टिट्यूट करके देखें कि वी हैव बीन एबल टू ऑब्टेन नो इन्फॉर्मेशन दैट ऑफ हिज वेयर अबाउट, नॉट सूटेबल, अकॉर्डिंग टू हिज वेयर अबाउट्स, नॉट सूटेबल, इन विच, ये तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, एज टू हिज वेयर अबाउट, क्योंकि एज टू का मीनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू। तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके वेयर अबाउट्स के बारे में। I did not know whether you had to have one of these or not. If you had to have one, however, I would have given it to you freely. अब यहाँ पे जो है वो आपके टेंसेस का यूज़ हुआ हुआ है। अब यहाँ पे ये है कि आई डिड नॉट नो, यहाँ स्टार्ट में आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है? हैड भी आपको बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो अगर आपका मेन वर्ब जो है, ठीक है, उसमें हैड यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? तो आपका ये जो पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ठीक हो गया? इसलिए, और आपके पास जो नीचे ऑप्शंस हैं, हैड टू हैव, हैड टू हैव, हैड टू हैड, हैव टू हैड, ठीक है? अगर आप इनको देखें,
हैड टू हैव ये तो वैसे ही आपका जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, ए एंड डी। ए इज हैड टू हैव एंड डी इज हैव टू हैड। और इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के अंदर ही आपके लिए क्वेश्चन का जो है वो हिंट भी है कि ऑलरेडी जो है वो ये फ्रेज यूज हुआ हुआ है, वेदर यू हैड टू हैव वन ऑफ दीज और नॉट, कि बेशक तुम इसमें से एक चाहो या ना चाहो। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लू है कि आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक में जो है वो हैड टू हैव का आंसर आएगा, क्योंकि और आपके पास हैड टू हैव का मीनिंग यही है कि आई नीड टू पोजेस, क्योंकि आप यहाँ पे यही बात करें कि तुम एक चाहो या ना चाहो किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हैड टू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम कंपाउंड एडजेक्टिव्स कंटेन हाइफन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? शी सबमिटेड अ 190 पेज डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग हर पोजीशन। आपके पास ऑप्शन ए था, ही इज अ डिसेंट जज ऑफ अ कैरेक्टर। डिसेंट जज के दरमियान कभी भी हाइफन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है। वी आर अडॉप्टिंग अ 2 year old पैराकीट। नो, 2 year भी आपके पास जो है वो एक कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है। वी आर रीडिंग संस्कृत डायलेक्ट। अब ये भी आपके पास जो है वो एक कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है। 190 पेज डॉक्यूमेंट, कंपाउंड एडजेक्टिव तो यही होता है ना कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव जो है वो टुगेदर बन के एक सेम नाउन को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। आपके पास नाउन यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, 190 उसकी जो है वो एक एट्रीब्यूट है, और पेजेस, पेज भी जो है वो पेजेस से डॉक्यूमेंट आपके पास बन रहा है, ठीक है, पेज भी उसका एक एट्रीब्यूट है। तो ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स जो है वो डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ये कंपाउंड एडजेक्टिव है और ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, डू यू डैश गो टू स्लीप अर्ली, इज इट इंसोमिया, डू यू एवर गो टू स्लीप अर्ली। क्योंकि स्टेटमेंट में इंसोमिया की बात हो रही है तो जाहिर है कि उन्होंने क्वेश्चन कुछ इसी तरह का किया होगा कि क्या कभी आप जल्दी सोए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम करें कि डू यू एवरी टाइम गो टू स्लीप अर्ली, तो भी ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये इंसोम्निया की डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। डू यू नेवर गो टू स्लीप अर्ली, ये भी नहीं कर रहा। डू यू सम टाइम गो टू स्लीप अर्ली, ये भी नहीं कर रहा। डू यू एवर गो टू स्लीप अर्ली, इज इट इंसोम्निया। तो हमारे पास जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डू यू एवर गो टू, कि आप कभी भी जो है वो जल्दी सोने के लिए गए हैं, क्योंकि फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये होगा कि अगर आपने जल्दी सोने की कोशिश की है और आपको नींद नहीं आई। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन for my cough, with my cough, prescription with no, prescription at my cough no, prescription to my cough no, prescription for my cough। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें सिनोनिम्स हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अब हमें इससे रिलेटेड हुए होंगे, अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सिंपल सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी का सेक्शन जो है वो सही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, और ये वाले क्वेश्चंस थोड़े रिलेटिवली इजी हो सकते हैं क्योंकि आप सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखकर जो है वो सिनोनिम को मार्क कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ एंटोनिम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एनालॉगीज के क्वेश्चंस हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस सेपरेटेड बाय कोलोन follows four related pairs of words or phrases. Select the lettered pair that best expresses the relationship similar to that expressed in the original pair. अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास फर्स्ट है कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा। कंडक्टर आपके पास ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहा होता है, सिमिलरली स्किपर जो है वो क्रू को लीड करता है। नेक्स्ट आपके पास है डिपेंडेबल कैप्रिशियस। अब इसमें आपके पास एक्चुअली एंटोनिम का जो है वो रिलेशनशिप है। डिपेंडेबल और कैप्रिशियस दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। इसी तरह कैपेबल और इनएप्ट भी जो है वो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें ग्रामर के बहुत सारे जो है वो एस्पेक्ट्स कवर हुए हुए हैं। अब यहाँ पे जो है वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स भी है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है वो आप वर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 64 से लेके 69 तक तकरीबन ऐसे ही सेंटेंसेस हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये आपको कुछ भी आ सकते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस जो है वो आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि क्या बात हो रही है और फिर आप वहां पे जो है वो करेक्ट वर्ड को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ प्ले करेगी रोल वो है आपकी वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको इन वर्ड्स की मीनिंग्स आते होंगे, तो ही पॉसिबल है कि आप वो वर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। अगर हम 70th MCQs देखें तो यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट वर्ब फॉर्म।
इसमें हमारे पास आंसर है रनिंग। फिर उसके बाद के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो वो ग्रामर रिलेटेड हैं। इसमें आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से प्रिपेयर किए हुए होंगे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई होगी और अच्छे एक्सरसाइजेस जो है वो प्रैक्टिस की हुई होंगी, तो फिर आपके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। फॉर दिस आई वुड रिकमेंड कि या तो आप ब्रेनन मार्टिन से जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिपेयर कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो आप जो है वो एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। इसलिए मैं इनको भी सेपरेटली जो है वो डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि इस तरह से सिर्फ वीडियो ही लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। बजाय इसके कि हम इस वीडियो को लंबा करें, ये बहुत बेहतर होगा कि या तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, या आप लोग मुझसे नोट्स ले लें और उनको प्रिपेयर कर लें। क्योंकि हम जिस स्टेज के ऊपर हैं, ऑब्वियसली हमने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो सीएसएस का एग्जाम देना होता है, और सीएसएस के एग्जाम के लिए वही अपीयर होना चाहता है। बहुत लॉजिकल सी बात है कि वही अपीयर होगा जिसमें कोई ना कोई कैपेबिलिटीज होंगी, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है ग्रामर में। बेसिक्स तो सबको आती होंगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह नोट से कवर हो जाएगी। आगे भी जितने हैं वो तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, और कुछ अगेन देन वोकैबुलरी रिलेटेड हैं। 77 हो गया, 76, 78, 79, 80th एमसीक्यूज। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है उसमें है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले वाला तो आपका इडियम प्रोवर्ब सेक्शन से है। ये तो बहुत इजी है, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है आपके पास नो फ्यूअर देन 12 इनमेट्स लेफ्ट द हॉस्टल। उसके बाद नेक्स्ट भी आपके पास ग्रामर रिलेटेड है। लास्ट सेक्शन आपके पास इंग्लिश में प्रपोजिशन रिलेटेड है। ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस आप इनको कह सकते हैं। एंड देन 19th एमसीक्यूज में आपके पास एंटोनिम रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट 20 एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज के थे, नेक्स्ट 20 उर्दू, एंड नेक्स्ट 40 से लेके 90 तक के एमसीक्यूज आपके पास इंग्लिश के सेक्शंस में से थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है 91 से, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बैच 2 के पेपर की बात करें तो उसमें भी स्टार्ट आपके पास कॉम्प्रिहेंशन से है। कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद आपके पास कुछ सिनोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके पास एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। देन अगेन आपके पास जो है वो ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें स्टार्ट में जो है वो अगेन वही वोकैबुलरी अगर आपकी है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं अटेम्प्ट। बैच 2 के जो वोकैबुलरी के ये क्वेश्चंस है ये रिलेटिवली बहुत ईजी हैं। यहाँ पे अगेन 69 एमसीक्यू से आपके पास जो है वो देन अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे भी सारे अभी जो आपको नजर आ रहे हैं 71 से 76 तक, ये भी तकरीबन जो है वो ग्रामर रिलेटेड ही हैं। उसके बाद अगेन चूज द करेक्ट सेंटेंस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। देन अगेन प्रपोजिशन के कुछ सेंटेंसेस हैं। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि प्रपोजिशन का अलग से एक सेक्शन टाइप चीज आती है, जिसमें आपके पास 4 to 5 जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन अगेन आपके पास एक सिनोनिम और अगेन एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे हमारा इंग्लिश का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बेसिक मकसद जो है वो इन पेपर्स को डिस्कस करने का सबसे पहले तो यह है कि किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपका सेक्शन कवर होता है। अगर हम इन दोनों पेपर्स को एनालाइज करें तो हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर फोकस था, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस पे फोकस था, जिनमें कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को कवर किया गया था। तो अगर हम अपनी ग्रामर रिलेटेड ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे लिए ये सेक्शंस कवर करना भी ईजी हो जाता है। ईडियम्स और प्रोवर्ब्स के ऊपर हमें इस लेवल के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत रेयर ही कोई क्वेश्चन आता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस बिल्डिंग पे और वोकैबुलरी से रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।